हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो अब फ्रेंड्स, जो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है हार्ट। हार्ट से रिलेटेड। हार्ट मतलब दिल वाला हार्ट नहीं, जो दूसरा हार्ट है इंजरीज वाला, वो वाला हार्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हार्ट जो डिस्कस है वो है सेक्शन 114 से 124 तक भारतीय न्याय संहिता में डिस्कस किया हुआ है। अब हम पूरे सेक्शन इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 114 से 124 तक हार्ट के बारे में क्या डिस्कस किया हुआ है। वो सारी चीज़ें जो है हम इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 114। हार्ट, whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. whoever, कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को अगर कोई बॉडली पेन देता है, शारीरिक जो प्रताड़ना पेन है वो देता है, दर्द देता है, और कोई डिसीज बीमारी पैदा करता है या कुछ इस तरह से उसको नुकसान पहुंचाता है, तो उसको हार्ट कहा गया है। अब जो सेक्शन 115 है वो कहता है वॉलंटरली काउजिंग हर्ट। वॉलंटरली मतलब अपनी इच्छा से, किसी के दबाव में आकर नहीं, अपनी इच्छा से किसी को हर्ट करना या इंजरी पहुंचाना। Whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person and does thereby cause hurt to any person is said voluntarily to cause hurt। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है और ये जानता है कि इस एक्ट के द्वारा उसको चोट पहुंचाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा कि उसने अपनी इच्छा से उसको चोट पहुंचाई है। तो जो कोई भी whoever, अब जो क्लॉज 2 है वो कहती है whoever except in the case provided for by subsection 1 of section 122 voluntarily cause hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both। यानी कोई भी व्यक्ति वॉलंटरली अपनी इच्छा से किसी को हर्ट पहुंचाता है, इंजरी पहुंचाता है, तो उसको जो सज़ा है वो 1 साल तक की हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, साथ साथ में सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये हर्ट और वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट है। अब जो सेक्शन 116, सेक्शन 116 भारतीय न्याय संहिता का, वो कहता है ग्रीवियस हर्ट। तो जो सेक्शन 116 है ना, इसमें 8 सिचुएशन डिस्कस की हुई है। अगर इस तरह की इंजरी जो है वो पहुंचती है या पहुंचाई जाती है दूसरे व्यक्ति को, तो उसको ग्रीवियस हर्ट कहा गया है। कितनी? 8 टाइप की इंजरीज, A to H। तो फर्स्ट है इसमें, ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि क्वेश्चन जनरली आता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। तो फर्स्ट है इमास्कुलेशन, इमास्कुलेशन, और सेकंड है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई, यानी किसी भी आंख को चोट पहुंचाना जिससे कि व्यक्ति परमानेंटली अंधा, एक आंख से उसे ना दिखे। और सेकेंडली है, थर्डली है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द
hearing of either ear, किसी कान से बहरा कर देना, permanent privation of the hearing of either ear। और फोर्थ है privation of any member or joint, यानी किसी हड्डी या जोड़ का टूटना। और पांचवा है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी फ्रैक्चर, कहीं भी फ्रैक्चर आना, जैसे उसकी जो पावर है वो परमानेंटली लॉस हो जाए, या किसी हड्डी का टूटना या जॉइंट से टूटना, तो उसको भी ग्रीवियस हर्ट कहा गया है। और सिक्स्थली है, छठा है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, यानी सिर में और फेस पर, मुंह पर ऐसी चोट पहुंचाना जो परमानेंट निशान जिसका बन जाए। और सातवां है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, यानी कोई फ्रैक्चर या डिसलोकेशन ऑफ बोन, यानी जो हड्डी है उसको अपने स्थान से परिवर्तित करवा देना, या और टूथ, दांत तोड़ना भी ग्रीवियस हर्ट में है, सातवीं सिचुएशन है। अब जो आठवीं सिचुएशन है वो है एनी हर्ट, मतलब कोई भी इंजरी विच एंडेंजर्स लाइफ, जो जीवन के लिए खतरनाक है, और विच काउजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 15 days इन सीवियर बॉडली पेन, ऐसी पेन जो मतलब 15 दिन तक, सीवियर बॉडली पेन जो 15 दिन तक विक्टिम को बनी रहे, और वो अनेबल है टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परसूट्स, यानी अपना डेली के काम काज जो है वो करने में असमर्थ है उस ग्रीवियस हर्ट की वजह से। तो ये 8 तरह की इंजरीज हैं, हर्ट हैं, जो ग्रीवियस हर्ट माने गए हैं। ये फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट है इमास्कुलेशन, यानी किसी भी मसल का इधर उधर हो जाना, अपनी जगह से परिवर्तित हो जाना दूसरी जगह पर, इमास्कुलेशन। सेकंड है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई। तीसरा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर ईयर। चौथा है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। पांचवा है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। सिक्स्थ है परमानेंट डिसफिगुरेशन ऑफ द हेड और फेस। सेवंथ है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ ए बोन और टूथ। एंड एट्थ एंड लास्ट, any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 15 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits। तो ये 8 तरह के जो हर्ट हैं, ये ग्रीवियस हर्ट डिफाइन किए गए हैं एज पर सेक्शन 116 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। और जो पहले था ये था सेक्शन इंडियन पैनल कोड का 320 में ये डिफाइन किए हुए थे, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में ये बन गया है सेक्शन 116। तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है सेक्शन 117 वॉलंटरली काउजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी अब आगे हम पनिशमेंट पोर्शन पे। Whoever voluntarily causes hurt if hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, and if the hurt which he causes is grievous hurt is said voluntarily to cause grievous hurt, यानी कोई बिना किसी दबाव से अपनी इच्छा से किसी को ग्रीवियस हर्ट करता है तो उसको वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट कहा गया है। अब जो वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट करता है उसके लिए क्या है एक्सप्लेनेशन है इसमें, इसको देख लेते हैं।
A person is not said voluntarily cause grievous hurt when he both causes grievous hurt and intends to knows himself be likely to cause grievous hurt, but he said voluntarily to cause grievous hurt if intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt or of one kind he actually causes grievous hurt of another kind. यानी ग्रीवियस हर्ट जो है, जो बंदे ने सोचा है कि मैं इस तरह की चोट उसको पहुंचाऊंगा, यानी मैं इसके कान से बहरा करूंगा, लेकिन उसका जो पंच है वो लग जाता है उसके दांत पर और दांत डिसलोकेट हो जाता है, तो ये ग्रीवियस हर्ट है और इसको भी ग्रीवियस हर्ट ही माना जाएगा और ये माना जाएगा कि उसने वॉलंटरली उसको ग्रीवियस हर्ट किया है, चाहे उसका एम कान को करना था लेकिन उसने दांत से कर दिया, लेकिन इसको ग्रीवियस हर्ट ही माना जाएगा। तो ये थी एक्सप्लेनेशन। अब है इसमें एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन। ए इंटेंडिंग ऑफ knowing himself to be likely permanently to disfigure Jed's face gives Jed's blow which does not permanently disfigure Jed's face but which causes Jed to suffer severe bodily pain for the space of 15 days. A has voluntarily caused grievous hurt. तो वही जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया एग्जाम्पल, वही इसमें दिया हुआ है। इसमें वो फेस पर पंच मारता है उसको फेस को डिसफिगरेशन करने के लिए, लेकिन फेस के बजाय उसको जो है वो बॉडली पेन होती है, सिवियर बॉडली पेन फॉर 15 डेज, तो ये भी हर्ट ग्रीवियस हर्ट ही डेजिग्नेटेड है, तो ये इसको माना जाएगा कि उसने उसको वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट काउज किया है। अब है क्लॉज 2, whoever except in the case provided for by subsection 2 of section 122 voluntarily causes grievous hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यानी कोई भी अगर इस तरह से ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है विक्टिम को, तो जो अक्यूज्ड है उसको सजा है 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अब क्लॉज 3 कहती है whoever commits an offence under subsection 1 and in the course of such commission causes any hurt to a person which causes that person to be in permanent disability or in persistent vegetative state shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life। यानी अगर कोई व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट किसी को कर रहा है और वो ऐसा चोट पहुंचाता है कि जो विक्टिम है वो परमानेंटली डिसेबल बन जाता है उस हर्ट की वजह से, ग्रीवियस हर्ट की वजह से, तो जो ऑफेंडर है उसको सजा का प्रावधान है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है और कम से कम 10 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, इससे कम सजा का प्रावधान नहीं है अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी जो है विक्टिम को कॉज हो जाती है तो। और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसका मतलब ये है, इस सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है कि जो ऑफेंडर है उसकी नेचुरल लाइफ तक उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। अब इसके बाद आती है क्लॉज 4, व्हेन ए ग्रुप ऑफ 5 or more persons acting in concert causes grievous hurt to a person on the ground of his race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief, or any other similar ground, each member of such group shall be guilty of the offense of causing grievous hurt and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अब ये बोलता है कि जब 5 और इससे अधिक व्यक्तियों का ग्रुप आपस में मिलकर किसी को ग्रीवियस हर्ट करता है या सीरियस चोट पहुंचाता है, ग्रीवियस इंजरी, तो इस ग्राउंड पे कि वो इस कास्ट से है, इस धर्म से है, इस कम्युनिटी से है या अलग सेक्स का है या उसका एरिया का जो करता है कि वो इसका प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, यहाँ क्यों आया है, लैंग्वेज की वजह से, तो
और इस तरह के जो सिमिलर ग्राउंड हैं उन पे उनको चोट पहुंचाता है, तो उस ग्रुप का, यानी ग्रुप 5 और उससे अधिक चाहिए उस ग्रुप में, और उस ग्रुप का हर एक व्यक्ति गिल्टी है ऑफेंस का कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, चाहे उस व्यक्ति ने चोट पहुंचाई है या नहीं पहुंचाई है, लेकिन वो जो है ग्रुप का मेंबर होने की वजह से वो इक्वली लायबल है और पुनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन। और इसमें जो सजा है वो 7 साल तक की है और साथ में जुर्माना है और साथ में दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि वो उस का मेंबर हो। अब है इसमें पनिशमेंट की बारी और जो सेक्शन है ना उसका क्लासिफिकेशन की बारी, क्योंकि जैसा कि एक पनिशमेंट जो है 117 जो सेक्शन है, इसमें जो 117(2) है उसमें पनिशमेंट है 7 साल तक की। तो ये जो ऑफेंस है ना, इसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल है और ट्रायबल बाई यानी मैजिस्ट्रेट है। लेकिन जो क्लॉज हमने 3 और 4 डिस्कस करी, जैसे कि जो परमानेंटली हर्ट हो जाता है या ग्रुप है मेंबर्स का 5 और मोर पर्सन का, वो ऑफेंस कमिट करता है, तो सेक्शन 117 क्लॉज 3 और 4 ये जो है ये भी कॉग्निजेबल है, पर ये ऑफेंस अंडर दी सेक्शन इज नॉन अवेलेबल एंड ओनली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये सेशन ट्रायल है जो क्लॉज 117(3) और 117(4) में फॉल कर रहा है। तो ये हो गया ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट। अब इसके बाद आता है सेक्शन 118। तो ये क्या कहता है, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, यानी इसमें डेंजरस वेपन खतरनाक हथियार का यूज करके अगर हर्ट करते हैं तो क्या है देखते हैं। Whoever except in the case provided for by subsection 1 of section 122 voluntarily causes hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance, or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale, to swallow, to receive into the blood, or by means of any animal shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 20,000 rupees। तो इसमें बड़ा इलेबोरेट सेक्शन है। कोई भी वेपन, डेंजरस वेपन जैसे यूज किया है, या किसी को जहर दे दिया है, चाकू मारा है, या कोई जानवर किसी के पीछे खतरनाक छोड़ दिया है, उसने उसको चोट पहुंचाई है, या कोई इंजेक्शन खतरनाक लगा दिया है उसको, जो उसके ब्लड में उसको चोट पहुंचाई है, तो इस तरह का अगर कोई ऑफेंस है तो उसमें 3 साल तक की सजा है और साथ में जुर्माना है जो 25,000 20,000 ओनली 20,000 तक जुर्माना हो सकता है। तो इसमें जो ऑफेंस है ये ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है, और क्योंकि इसमें 3 साल की सजा है तो ये कॉग्निजेबल और नॉन अवेलेबल भी है। अब जो क्लॉज 2 है, whoever except in case provided for by subsection 2 of section 122 voluntarily causes grievous hurt by any means referred to in subsection 1 shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 10 years and also be liable to fine। लेकिन इसमें एक है एक्सेप्शन क्लॉज, वो है सेक्शन 122। उसमें जो है वो स्पेसिफिक सजा है, उनको छोड़ के अगर उसके अंदर केस फॉल कर रहा है ना,
तब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर नहीं फॉल कर रहा है तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा जहाँ वहीं। तो इसमें भी क्लॉज 2 में भी यही है कि अगर वॉलंटरली कोई ऐसी चोट पहुंचाता है तो जो सब सेक्शन 1 में की है तो वॉलंटरली, यहाँ वॉलंटरली आ गया ना, ऊपर वॉलंटरली वर्ड यूज नहीं था, तो इसमें वॉलंटरली वर्ड तो यूज था लेकिन जो क्लॉज 1 है उसमें था हर्ट, और इसमें क्लॉज 2 में आ गया ग्रीवियस हर्ट। जो क्लॉज 1 है उसमें अगर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट देन ओनली पनिशेबल फॉर 3 ईयर बाई एनी डेंजरस वेपन, और जो सब्सटेंस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। और जो क्लॉज 2 है उसमें है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो इसमें क्लॉज 2 में जो सजा है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की, और कम से कम जो सजा है वो 1 साल की, मतलब 1 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। तो इसका जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल है, और ट्राइबल बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है ओनली, यानी मजिस्ट्रेट नहीं है इसमें। तो ये था सेक्शन 118 जिसमें हमने पढ़ा कि वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, यानी क्लॉज 1 में हमने हर्ट पढ़ा और क्लॉज 2 में ग्रीवियस हर्ट पढ़ा वो बाई डेंजरस वेपन। तो उसमें कितनी कितनी सजा है, तो 1 साल से 10 साल तक की जो ग्रीवियस हर्ट है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी उसमें हो सकती है। और जो क्लॉज 1 है उसमें हमने पढ़ी सजा 3 साल तक की, तो वो ट्राइबल बाई एनी मैजिस्ट्रेट है। तो इसके बाद आते हैं अब सेक्शन 119 119। अब ये क्या बोलता है, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, दो चीजें चली हुई हर एक सेक्शन में, पहले हर्ट फिर ग्रीवियस हर्ट, और उनकी पुनिशमेंट फिर बताई हुई है। तो जो पहले पढ़ा था हमने उसमें था यूज ऑफ डेंजरस वेपन सेक्शन 118 में, और सेक्शन 119 में आ गया टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कॉन्स्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट। तो आइए देखते क्या कहते हैं। Whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any property or valuable security, or of constraining the sufferer or any person interested in such sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate the commission of an offence shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो इसमें है ग्रीवियस हर्ट क्लॉज 2 में, लेकिन इसमें क्लॉज 1 में हमने पढ़ा हर्ट किस चीज के लिए, टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, किससे, जो विक्टिम है उससे, या कोई ऐसा पर्सन जो विक्टिम से रिलेटेड है उसमें इंटरेस्टेड है उससे कोई प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्सटॉर्ट करने के लिए, या उसको सफरर को या जो पर्सन उससे रिलेटेड है उसको कोई इलीगल कार्य करने के लिए बाध्य करना, या कोई काम उससे जबरदस्ती कराना, तो उसके लिए ये हर्ट काउज करते हैं, तो उसके लिए चोट पहुंचाते हैं, तो उसके लिए सजा है लगभग 10 साल तक की, और साथ में जुर्माना भी है। लेकिन ये जो क्लॉज 1 है ये ऑफेंस पुनिशेबल है 10 साल तक, कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल है, और ट्रायबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। लेकिन जो अब क्लॉज 2 है वो क्या कहती है कि उपरोक्त सभी कार्य जो वॉलंटरली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट फॉर एनी पर्पज रेफर टू इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा, टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और जो सफरर है विक्टिम है या उससे रिलेटेड जो पर्सन है जो उसमें इंटरेस्टेड है उसको किसी ऐसे कार्य के लिए या उस सफरर को फोर्स करना जिसको जो इलीगल कार्य है, या इसलिए फोर्स करना कि कोई भी कार्य उससे करवा दे जबरदस्ती जिसको वो करना नहीं चाहता हो,
तो उसको सज़ा हो सकती है लगभग 10 साल की, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी हो सकती है, और 10 साल तक की भी सज़ा हो सकती है, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो ये कहती है क्लाउज 2। ये था सेक्शन 119 119 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें जो ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है ये, क्योंकि इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी है, तो ये ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। तब है सेक्शन 120 जो है रिलेटेड कन्फेशन से, कि जब आप कस्टडी में हैं तो पुलिस क्या क्या कर सकती है, और अगर पुलिस क्या करती है तो वो क्या ऑफेंस है, ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में डिस्कस की हुई है। तो वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज आल्सो एन ऑफेंस। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं सेक्शन। Whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of an offense or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or cause the restoration of any property or valuable security, or to satisfy any claim or demand, or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो इसमें जो कस्टडी में है, विक्टिम है, ऑफेंडर है या उससे रिलेटेड पर्सन है, उससे कोई भी कन्फेशन करवाने के लिए अगर कोई पुलिस ऑफिसर उसको हर्ट करता है, जो जेल में है, जो कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, उसको हर्ट करता है, तो पुलिस ऑफिसर जो है, जैसे कि सच उगलवाने के लिए जो टॉर्चर करते हैं अक्सर, तो इस तरह से टॉर्चर करते हुए अगर कोई किसी को हर्ट हो जाता है, कोई चोट पहुंच जाती है, तो वो पुलिस ऑफिसर भी लाइबल है अंडर दिस सेक्शन फॉर पनिशमेंट, और जो सज़ा है वो 7 साल तक की सज़ा हो सकती है उसको, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अब इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि ए पुलिस ऑफिसर टॉर्चर जेड, एक पुलिस ऑफिसर जेड को टॉर्चर कर रहा है उससे कन्फेस कराने के लिए कि उसने क्राइम किया है, तो वो क्या हुआ, वो भी ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन। यानी टॉर्चर करवा के कन्फेस नहीं करवाया जा सकता। अगर ऐसा पुलिस ऑफिसर करता है तो अपने आप में गुनाह है और उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है। और जैसा दूसरा एग्जाम्पल है, पुलिस ऑफिसर टॉर्चर बी, ए पुलिस ऑफिसर टॉर्चर बी टू इंड्यूस टू पॉइंट आउट वेयर स्टोलन प्रॉपर्टी इज डिपॉजिटेड। चोर से ये बुलवाने के लिए कि उसने जो चोरी की प्रॉपर्टी है कहाँ बेची हुई है, इसके लिए अगर चोर को टॉर्चर किया जाता है और वो हर्ट हो जाता है तो पुलिस ऑफिसर को सजा हो सकती है 7 साल की। ये इसमें दिया हुआ है सेक्शन में, ये सेक्शन 120 भारतीय न्याय संहिता का। और थर्ड जो एग्जाम्पल है वो कहता है, ए रेवेन्यू ऑफिसर टॉर्चर जेड इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे सर्टेन एरियर्स ऑफ रेवेन्यू ड्यू फ्रॉम जेड। यानी जेड ने जो रेवेन्यू देना है उसके लिए रेवेन्यू ऑफिसर उसको टॉर्चर कर रहा है, तो ही इज आल्सो लाइबल टू पुनिश अंडर दिस सेक्शन। कौन? रेवेन्यू ऑफिसर, नॉट जो जेड जो जिसने देना है वो नहीं, पर लेकिन अगर उसको जेड को टॉर्चर करता है रेवेन्यू ऑफिसर, तो रेवेन्यू ऑफिसर इज आल्सो पुनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। और फॉर करने के लिए जो भी ये कन्फेस करने के लिए या मजबूर करने के लिए कोई भी पुलिस ऑफिसर जो उसकी कस्टडी में पर्सन है उसको ग्रीवियस हर्ट करता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, देन he is liable to imprisonment for 10 years and shall also be liable to fine। और जो ये ऑफेंस है इस सेक्शन में
जो क्लॉज 1 में है, अगर हर्ट उसको होता है तो कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और ट्राइएबल बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। लेकिन अगर ग्रीवियस हर्ट उसको विक्टिम को, ऑफेंडर को, चोर को हो जाता है तो ये हो जाता है फिर सेशन ट्रायल, यानी ट्रायल बाय सेशन कोर्ट। कॉग्निजेबल और नॉन अवेलेबल तो है ही, पर ट्रायल बाय सेशन कोर्ट हो जाता है। और इसके बाद आता है सेक्शन 121। तो सेक्शन 121 कहता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसको हर्ट और ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना, टू डेटर हिम, उसको अपनी पब्लिक ड्यूटी करने से रोकने के लिए उसको हर्ट या ग्रीवियस हर्ट करना। तो उसके लिए आ गया हमारा सेक्शन 121। तो ये सेक्शन 121 है, इसमें भी 2 क्लॉजेज हैं। जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बात को समझ आ गया होगा कि जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें है हर्ट। अगर पब्लिक सर्वेंट को किसी कार्य करने से रोकने के लिए उसको हर्ट किया जाता है, चोट पहुंचाई जाती है, तो वो आदमी जो है, ऑफेंडर है, वो पुनिशेबल है, 5 साल की उसको सजा है और साथ में जुर्माना भी है। लेकिन क्लॉज 2 कहती है सेक्शन 121 की कि अगर उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, ग्रीवियस चोट पहुंच जाती है, इंजरी, ग्रीवियस इंजरी हो जाती है, तो उसको जो सजा है वो 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन कम से कम जो सजा है उसकी 1 साल होगी ही होगी। तो ये था सेक्शन 121 जो डिस्कस कर लिया है। जो 121 की जो क्लॉज 2 है वो ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है, जिसमें 10 साल तक की सजा है और कम से कम 1 साल तक की सजा है। तो उसमें जो है वो सेशन ट्रायल है, क्योंकि उसमें ग्रीवियस इंजरी जो है वो सस्टेन्ड हुई है, किसको, पब्लिक सर्वेंट को। किस लिए, क्योंकि उसको जो अपनी पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करनी थी उससे उसको रोका गया था, या उसको फोर्स किया गया था कि जो उसने पब्लिक ड्यूटी नहीं करनी थी, जो उसकी ड्यूटी नहीं बनती, उससे ज़बरदस्ती करवाई है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ही हैज़ सफर्ड ग्रीवियस इंजरीज, देन ही इज लाइबल टू, कौन, जो ऑफेंडर है वो लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन। तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है सेक्शन 122। सेक्शन 122 इस, ये भी उसी सीक्वेंस में है। फर्स्ट क्लॉज में हर्ट है और सेकंड क्लॉज में ग्रीवियस हर्ट है। तो फर्स्ट क्लॉज है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। अगर प्रोवोकेशन पे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट होता है, तो जैसे ए बी को प्रोवोक कर रहा है और बी उसको हर्ट कर देता है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा सज़ा का प्रावधान नहीं है, केवल 1 मंथ की सज़ा है और 500 रुपये जुर्माना, 5000 रुपये जुर्माना है। और अगर ग्रीवियस हर्ट करता है तो उसको 5 साल तक की सज़ा है और 10,000 रुपये तक जुर्माना उसमें हो सकता है। लेकिन जो ये ऑफेंस है ये ट्राइएबल बाई एनी मैजिस्ट्रेट है, जो क्लॉज 1 है जहाँ हर्ट है, और जहाँ क्लॉज 2 है ग्रीवियस हर्ट होता है, तो ट्राइबल बाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। लेकिन जो ऑफेंस है इसमें ये बेलेबल है, यानी पुलिस में, थाने में ही आपकी बेल हो जाएगी, आपको कोर्ट में बेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोर्ट जो है वो बेल देता है नॉन बेलेबल में, लेकिन ये बेलेबल है तो थाने में ही बेल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है सेक्शन 123, कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन ईटीसी विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। तो ये जो सेक्शन 123 है इसमें 2 क्लाउज नहीं है, इसमें एक ही क्लाउज है। वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। Whoever administer to or causes to be taken by any person any poison or stupefying, intoxicating or unwholesome drug or other thing with intent to cause hurt to such person or with intent to commit or to facilitate the commission of offence, or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ये सेक्शन बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को जहर देना
या कोई ऐसी इंटॉक्सिकेटेड चीज़ देना, या कुछ स्टूपिफाइंग जो है सब्सटेंस ड्रग है, कुछ इस तरह से उसको देना जिससे वो व्यक्ति हर्ट होता है, उसको इंजरी आ जाती है, सिंपल इंजरी, तो वो पुनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन और उसको सज़ा हो सकती है कम मैक्सिमम 10 साल की, और साथ में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये जो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 103 में, ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और ट्राइएबल बाई सेशन कोर्ट है। तो फ्रेंड्स इसके बाद बचती है हमारी लास्ट सेक्शन जो कि ट्राइएबल बाई सेशन कोर्ट है, और ये न्यूली ऐड हुई थी जब बहुत सारे कांड हो गए थे तेजाब फेंकने वाले उस तरह के, तो उसी दौरान इसको आईपीसी में, इंडियन पैनल कोड में भी ऐड किया गया था, लेकिन इसमें भी ऐड है ये, और ये है अब सेक्शन 124, क्योंकि इस तरह के बहुत केसेस हुए थे तो ये इसमें एडिड है। अब देखते हैं क्या कहती है सेक्शन 124। Whoever causes permanent or partial damage or deformity to or burns or maims or disfigures or disables any part or parts of the body of a person or cause grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person or by using any other means with intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt or cause a person to be a permanent vegetative state shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and with fine, provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim, provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim। तो ये सेक्शन कहता है कि किसी पर तेजाब फेंकना जिससे उसको परमानेंटली या पार्टली डैमेज होता है, बर्न इंजरी होती है, उसका फेस डिसफिगर हो जाता है, वो डिसेबल हो जाता है, और एनी पार्ट ऑफ द उसकी बॉडी का जो है वो अनेबल हो जाता है किसी काम करने के लिए, या वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, मतलब जैसे कोमा में जाते हैं उस तरह का कुछ हो जाता है, या पैरालाइज की तरह उसकी बॉडी हो जाती है। तो इस तरह की जो चोट, मतलब एसिड के फेंकने से या ज़बरदस्ती उसको एसिड पिलाना या कुछ इस तरह का कार्य करना एसिड के द्वारा, तो वो जो है वो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन, और जो उसको सजा है वो कम से कम 10 साल की। अगर ऑफेंस प्रूव हो जाता है तो कम से कम जो सजा है वो 10 साल की है, 10 साल से कम इसमें सजा नहीं हो सकती अगर ऑफेंस प्रूव हो गया, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है अगर बंदा जो है वो हर्ट हुआ है तो, और इन कंडीशन में गया है तो। और जो जुर्माना है उसका वो इतना अमाउंट होना चाहिए कि जो विक्टिम है उसका मेडिकल का खर्चा जो है उस जुर्माने से ही, फाइन अमाउंट से ही पूरा हो जाना चाहिए। और जो जुर्माना इम्पोज कोर्ट करेगी उस पे विक्टिम अक्यूज्ड पे, तो उसकी पेमेंट जो है वो विक्टिम को ही होनी चाहिए, ना कि वो सरकारी एक्सचेकर में जाना चाहिए, यानी सरकारी खजाने में वो फाइन अमाउंट नहीं जाएगा, वो विक्टिम को ही जाएगा जो विक्टिम है इस सेक्शन के तहत। अब आइए क्लॉज 2 क्या कहती है। ये तो हो गया जब जिसने फेंक दी और अपना काम उसने कर दिया, तेजाब फेंक दिया, एडमिनिस्टर कर दी, पिला दी, या कुछ अन्य तरीके से उसको एडमिनिस्टर कर दी, और वो सफर्ड हो गया, उससे इंजरी हो गई उसको, ग्रीवियस और सिंपल जो भी है, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में वो चला गया। तो ये था क्लॉज 1। अब क्लॉज 2 कहती है कि अटेम्प्ट के बारे में। हूएवर थ्रोज और अटेम्प्ट, अगर अटेम्प्ट भी करता है तो throw acid on any person or attempt to administer acid to any person or attempt to use any other means with intention to causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming, disfigurement or disability or grievous hurt to that person shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ये क्लॉज 2 कहती है कि जो अटेम्प्ट भी करता है एसिड
को फेंकने का या उसको पिलाने का, इस इच्छा से, भावना से कि वो दूसरे को जो है चोट पहुंचाएगा, परमानेंट कोई डिसेबिलिटी कर देगा या डिसफिगरमेंट कर देगा उसके फेस की, या ग्रीवियस हर्ट उसको हो जाएगा उससे, तो इस तरह से वो अटेम्प्ट भी करता है तो उसको कम से कम जो सज़ा है वो 5 साल की है और मैक्सिमम जो सज़ा है वो 7 साल की है। तो अब इसमें सेक्शन में आती है एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एसिड इंक्लूड्स। एसिड जो है वो क्या क्या है उसमें, क्या क्या, अब हमने एसिड वर्ड पढ़ा ना ऊपर, तो उसको ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि एसिड में कौन कौन सी आइटम जो है वो इंक्लूड्स है। तो एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस विच हैज एसिडिक और कोरोसिव कैरेक्टर और बर्निंग नेचर that is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability। तो जो एसिड है वो कोरोसिव करैक्टर का भी हो सकता है और बर्निंग नेचर का, इस तरह का जो पदार्थ हो सकता है जो कि बॉडी को बर्न कर सके या कोई इस तरह से परमानेंट डिसेबिलिटी वाली कोई चोट पहुंचा सके, तो उसको एसिड में ही काउंट किया जाएगा। और जो परमानेंट डिसेबिलिटी है वो क्या है और पार्शियल डिफॉर्मिटी क्या है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी और परमानेंट वेजिटेबल स्टेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल, कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो ठीक भी हो जाए, रिवर्सिबल वो मतलब सर्जरी से या कुछ इस तरह से ठीक भी हो जाए, तो वो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार वो स्टेट में चला गया तो वो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन और पुनिशेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अटेम्प्ट जो है एसिड फेंकने का, वो अटेम्प्ट के लिए ही कम से कम 5 साल की सज़ा है और मैक्सिमम 7 साल की सज़ा है और साथ में जुर्माना है। लेकिन अगर फेंकने में सक्सेस हो गया और बंदा हर्ट हो गया, दूसरा जो विक्टिम है हर्ट हो गया, उसको चोट पहुंच गई, तो मैक्सिमम मिनिमम जो सज़ा है वो 10 साल की है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और बाकी मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये जो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन, ये कॉग्निजेबल है और नॉन अवेलेबल है और ट्राइएबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन ही है, चाहे अटेम्प्ट है चाहे कमिटल है, तो दोनों में ही ट्राइएबल बाई सेशन कोर्ट है। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग में इतना ही था जो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड था। सेक्शन 114 से लेकर 124 तक हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। अगर नहीं आए होंगे अच्छी तरह से समझ तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर किसी सेक्शन के बारे में कन्फ्यूज़न है या किसी सेक्शन पर आप अलग से ब्लॉग चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बना के दे सकता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।